मुझे नहीं मालूम माँ कैसी होती है, माँ की मोहब्बत क्या होती है। अम्मी जान मेरी पैदाइश के बाद ही फौत हो गई। दादी ने पाला, फिर बड़े भाई की शादी हो गई तो भाभी ने माँ जैसी मोहब्बत दी। दादी के बाद मैंने उन्हें अपनी माँ का दर्जा दिया। मैं 15 साल की थी कि वालिद साहब को जमीन के तनाजे पर किसी ने गोली मारकर हलाक कर दिया। दादा भी हयात नहीं थे। बड़े भाई तारिक उस वक्त शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप थे। दादा और बाप की दौलत हाथ लगते ही भाई बेलगाम हो गए। यार दोस्तों ने उन्हें घेर लिया और गलत जगह पर ले जाने लगे। यूं मेरे भाई ने दौलत को दोनों हाथों से लुटाना शुरू कर दिया। भाभी ने बहुत समझाया मगर वो ना समझे। वो उन्हें डांट डपट कर खामोश करा देते। मुझे भाभी का ही सहारा था। जब भी बड़े भाई मुझ पर गुस्सा होते तो मेरी भाभी ढाल बन जाती, उनका हाथ पकड़ लेती, मेरी जगह खुद मार खाती। भाई मुझ पर बहुत पाबंदियां लगाते थे, किसी रिश्तेदार के घर न जाने देते। घर से तो क्या, खिड़की से भी बाहर झांकने की इजाजत ना थी। मैं बाग में चली जाती और उन्हें पता चल जाता, बहुत गुस्सा करते कि मेरे दोस्त वहां आ जाते हैं, तुम अब बड़ी हो गई हो, किसी गैर मर्द के सामने नहीं आना वरना जान से मार दूंगा। मेरे बाप दादा काफी जमीन और जायदाद वाले थे, जिसकी पैदावार से बहुत अच्छा गुजारा हो रहा था। खुशहाली थी, लिहाजा तारिक भाई को कोई काम करने की जरूरत ना थी। तबीयत अयाशी की तरफ माइल हो जाए, कमाने की फिक्र ना हो तो इंसान अयाशी पर पैसा लुटाने लगता है। नतीजे में बहुत जल्द ही दौलत भी मुंह मोड़ लेती है। बैंक बैलेंस खत्म हो गया तो भाई की नजर जमीन और जायदाद पर टिक गई। उन्होंने जमीन फरोख्त करने की ठान ली। भाभी ने रोका तो शौहर से इतनी मार पड़ी कि पानी पीने के काबिल भी ना रही। तब भाभी ने मुझे दादा के भाई के घर भेज दिया कि उनसे और उनके बेटों से कहो कि तारिक को रोके। उस वक्त तक मैं 18 साल की हो चुकी थी। भाभी मेरी माँ की जगह थी और मैं उनकी हर बात मानती थी। उन्होंने जैसा कहा वैसा मैंने किया। दादा के भाई और उनके बेटों ने तमाम बरादरी को इत्तला कर दी कि तारिक सारी जमीन बेचने के दर पे है। इस तरह इसकी बहन का हक तलफ हो रहा है। जिस रोज जमीन का सौदा होने वाला था, बरादरी के चंद बुजुर्ग पहुंच गए। उन्होंने सौदा रुकवा दिया। पहले जायदाद से बहन का हिस्सा अलग करो, बाद में तुम्हारा जो हिस्सा होगा बेशक उसे फरोख्त कर देना। इस वक्त तो भाई जान बड़ों के दबाव में आ गए। उनकी बात मान ली, सौदा कैंसिल कर दिया। मगर उनके जाने के बाद उन्होंने बीवी को बहुत मारा। कहने लगे तुम्हें तलाक दे दूंगा अगर आइंदा तुमने बरादरी वालों को इत्तला करवाई, क्योंकि ये सब तुम्हारा किया धरा है। इस वक्त भाई पर जैसे वहशत सवार थी। लिहाजा भाभी ने खौफ के मारे कह दिया कि मुझे नहीं मालूम किसने बड़े दादा को इत्तला करवाई है। भाई ने मुलाजमीन से पूछा, सभी उनसे डरते थे। हमारे ड्राइवर दीन बाबा ने बता दिया कि आपकी बहन को बीबी साहिबा ने बड़े दादा के घर भेजा था और मैं ही लेकर गया था। यह सुनकर उनका बस न चलता था कि मेरा गला दबा दें। बरादरी का डर ना होता तो यकीनन वो ऐसा कर गुजरते। ताहम खुद पर जबर करके खामोशी इख्तियार कर ली, मगर मेरी और भाभी की तरफ से दिल में कदूरत रख ली। एक दिन भाई ने मुझसे पूछा, तुम्हारी भाभी जेवरात कहाँ रखती हैं? मैं ये सुनकर खौफजदा हो गई। मैंने उसे कहा, डरो नहीं, मैं जेवरात तो नहीं मांग रहा। उसे जेवरात बहुत प्यारे हैं, जान दे देगी मगर वो नहीं देगी। आप फिर क्यों पूछ रहे हैं? डरते डरते मैंने भाई से सवाल किया। यूं ही आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं ना, सोच रहा हूँ हिफाजत की खातिर बैंक के लॉकर में रखवा दूं। अच्छा तो ये तुम्हें पता होगा कि वो चाबियां कहाँ रखती है? मुझे नहीं मालूम भाई, अम्मा जन्नत को पता होगा, भाभी की चीजें वही संभालती हैं। दरअसल भाईजान के सवालात से मैं जान छुड़वाना चाहती थी, वरना मुझे सब मालूम था कि भाभी जेवर कहाँ रखती हैं और उनकी चाबियां कहाँ होती हैं। मैंने यूं ही अम्मा जन्नत का नाम ले दिया क्योंकि वो हमारी पुरानी मुलाजमा थी। दादी के जमाने से हमारे घर रहती थी। वो हमारे घर के फर्द ही जैसी थी। दादा के बच्चों और फिर अब्बा के बच्चों को भी उन्होंने पाला था। इस वाकये के कुछ दिन बाद एक रोज, जबकि बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा धूप थी और सब सो रहे थे, गर्मी से मेरी आंख खुल गई। बिजली भी नहीं थी, नींद किस तरह आती। तभी मैंने भाभी को जगाया कि मुझे ऊपर छत पर सोना है। अम्मा भी छत पर ही सोया करती थी। भाभी ने कहा, नींद मुझे भी नहीं आ रही, चलो हम ऊपर चलते हैं और अम्मा जन्नत को नीचे भेज देते हैं। भाई हस्बे मामूल घर पर नहीं थे। भाभी ने सबसे छोटी बेटी को कांधे पर डाला और मेरे साथ छत पर आ गई। उन्हें जन्नत को जगा कर कहा, आप नीचे चली जाएं, मेरे बिस्तर पर जाकर सो जाएं। बच्चा दूध मांगे तो फीडर दे देना। अम्मा जन्नत शहर में भाभी की चारपाई पर सो गई। मैं और भाभी छत पर पड़ी चारपाइयों पर लेट गए। जाने कब हमारी आंख लग गई। आधी रात के बाद कुछ आहटें से सुनाई दी। यूं लगा जैसे हमारे सहन में कोई चल फिर रहा हो। ख्याल आया कहीं कोई बच्चा तो उठकर हमें तलाश नहीं कर रहा। मैंने ऊपर से झांका।
तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने 2-3 साए सहन से दरवाजे की तरफ जाते देखे। मुझे भाईजान की बात याद आ गई कि आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं। मैंने दौड़कर भाभी को जगाया, उठिए भाभी, हमारे घर में चोर आ गए हैं। भाईजान घर पर नहीं थे, बच्चे सहन में सो रहे थे। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी, ऊपर से झांका, कोई नजर ना आया। चोर जा चुके थे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अब तक उन पर गनूदगी तारी थी। नहीं भाभी, मैं सही कह रही हूँ। नीचे चलकर बच्चों को देखते हैं, अम्मा जन्नत को जगाते हैं। भाभी मेरे साथ नीचे आ गई। टॉर्च उनके हाथ में थी। उन्होंने सारे बच्चों पर लाइट डाली। सब बेखबर सो रहे थे। अम्मा जन्नत भी चारपाई पर मौजूद थी, मगर इतनी गर्मी में सर से पांव तक चादर ओढ़े हुई थी। यह अजीब सी बात थी कि उन्होंने चादर में खुद को क्यों ढांप रखा था, जबकि शदीद गर्मी थी। भाभी ने अम्मा जन्नत को जगाना चाहा, लेकिन उनके हाथ चादर को छूते ही गीले हो गए। टॉर्च की लाइट डाली, चेहरे से चादर हटाई तो भाभी की चीख निकल गई। पिछले सहन में ड्राइवर दीन बाबा सो रहे थे। भाभी की चीख सुनकर वो जाग गए। फजर की अजान होने वाली थी। उन्होंने दीवार के उस तरफ से पूछा, बीबी खैर तो है? बड़ी मुश्किल से भाभी के हलक से अल्फाज निकले, बाबा जल्दी इधर आए। बाबा ने कहा, दरमियान के दरवाजे की कुंडी खोले तो आऊंगा। उस वक्त मैंने फजर की अजान सुनी। इस मशहूर कुन लम्हे में जैसे मेरे हवास बहाल हो गए। मैंने दौड़कर कुंडी खोल दी। बाबा सहन में आ गए। वो भी अम्मा जन्नत को देखकर सकते में रह गए। मस्जिद हमारे घर से नजदीक थी। नमाजी मस्जिद की तरफ जा रहे थे। बाबा भाई निकले और भाभी खौफ से एक दूसरे से लिपट कर बरामदे में बैठ गए और उनके लौटने का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे सुबह की रोशनी नुमाया हो रही थी। तभी बाबा ने बाहर से कहा, बीबी आप कमरे में जाएं, बड़े दादा आ गए हैं। बड़े दादा अपने बेटों के साथ आए थे। उनके साथ पुलिस भी थी। बड़े दादा का घर हमारे घर से थोड़े फासले पर था। वो नमाज पढ़ने मस्जिद आए थे तो दीन बाबा ने उन्हें बाखबर कर दिया और वो पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस वालों ने चंद सवालात किए और हमने कमरे के अंदर से ही जवाबात दिए। पुलिस वालों ने भाभी से कहा कि आप घर में अच्छी तरह देख लें, कहीं कोई कीमती सामान चोरी तो नहीं हुआ। भाभी ने अपनी अलमारी खोली जिसकी सेट में जेवरात होते थे। वहां डब्बे मौजूद थे मगर खाली, जेवरात गायब थे। मगर हैरत की बात यह थी कि चाबियां भी इसी जगह मौजूद थी जहां भाभी भाईजान से छुपा कर रखा करती थी। वो ये सोच भी ना सकती थी कि ये इनके शौहर की कारस्तानी है, लेकिन ये बात उनके वहम गुमान में भी ना थी कि वो अम्मा जन्नत को कत्ल कर सकते हैं, जिसने उन्हें बचपन में गोदों में खिलाया था। वो अम्मा जन्नत की बेहद इज्जत करते थे। बेशक चोर जेवरात ले गए थे, मगर अम्मा से उन्हें क्या दुश्मनी थी कि उनको नींद में ही मौत के हाथ सुला दिया। तरह तरह के ख्यालात जहन में आ रहे थे। बैठे बैठे हौल उठते, कहती थी, दुआ करो तुम्हारे भाई जान जल्दी से घर आ जाएं। खुदा जाने वो इस वक्त कहाँ हैं। बड़े दादा के एक बेटे के इल्म में था कि बड़े भाई कहाँ होंगे। उन्होंने तारिक भाई को इत्तला करवाई तो वो घर पहुंच गए। वो भी अम्मा जन्नत के कत्ल हो जाने पर बहुत गमजदा थे। कहते थे, इस खातून ने मुझे माँ से ज्यादा प्यार दिया। काश चोर जेवरात ले जाते मगर उन्हें ना मारते। बहरहाल चोरों को पुलिस ने तलाश किया मगर कोई सुराग ना मिला। ये राज उम्र भर न खुल सका कि जेवरात चुराने वाले ने सोती हुई अम्मा जन्नत को क्यों जान से मार दिया। मेरी शादी हो गई। मुझे भाईजान के खौफ से निजात मिल गई। मैंने अपने भाई के हक में अपने हिस्से से दस्तबरदार होना ही मुनासिब समझा। वो यही चाहते थे और मैं उन्हें हरगिज नाराज नहीं करना चाहती थी। मेरे शौहर ने भी इस बात पर एतराज ना किया क्योंकि वो भाभी के चचाजाद हैं और उनकी अपनी काफ़ी ज़मीन है। इस वाक़े को आज 40 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। तारिक भाई इस जहां से रुखसत हो चुके हैं, मगर मेरा ख्याल है कि अम्मा जन्नत से तारिक भाई भाभी की अलमारी की चाबी लेना चाहते थे। अम्मा जन्नत ने नहीं बताया तो गुस्से में उन्होंने अम्मा जन्नत को मार दिया और फिर ताला तोड़कर जेवरात निकाल लिए, मगर ये बात हमें मालूम ना हो सकी। छठी हिस्स भी कोई चीज़ होती है। इस वाक़े के बाद भाई के बदलते हुए हालात देखकर हमें साफ इल्म हो चुका था कि इस वाक़े के पीछे भाई का हाथ था, मगर हम लोगों ने इसलिए ज़बान ना खोली कि ये सरे आम इकरार न कर लें और फिर ये रहा सहा मान भी टूट जाए, घर के हालात मज़ीद तल्ख ना हो जाएं। इसलिए भाभी चुप रहीं। हालांकि इस नाहक मौत पर चाहिए तो ये था कि भाभी पुलिस को सब सच बता देती। अपने शौहर पर शक होने के बावजूद उन्होंने उसे पुलिस के हाथों से बचा लिया था। भाभी का एक बयान भाई को जेल के अंदर ले जा सकता था, मगर न जाने ये कैसा प्यार होता है। शौहर जैसा भी हो, औरत उसकी हमेशा हिफाजत ही करती है। वो नहीं चाहती कि कोई उसके सुहाग को बुरा भला भी कहे, फिर जेल तो दूर की बात है। लेकिन मेरे ख्याल में भाभी को हक और सच का साथ देना चाहिए था।
امید ہے دوستوں اسٹوری اچھی لگی ہوگی. چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. ملتے ہیں اگلی اسٹوری کے ساتھ.